गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 ऑन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड आई गेस द मोस्ट अवेटेड लेक्चर, बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, राइट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ओके। ऑब्वियसली एमसीक्यूज ही है। पहला वाला एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू क्या दिया है, अ पीस ऑफ वायर of resistance R is cut into 5 equal parts. Those parts, these parts are connected in parallel. मतलब क्या किया कि एक वायर था, उसका रेजिस्टेंस R था। अब उन्होंने उसको क्या किया है, 5 इक्वल पार्ट्स में कट करके पैरेलल में जोड़ दिया है, ओके। अब बोल रहे हैं कि जब उन्होंने पैरेलल में जोड़ दिया तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, वो उन्होंने कंसिडर कर लिया है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश। पहले जब एक टोटल वायर थी, एक कंप्लीट वायर थी, तब उसका रेजिस्टेंस R था। फिर उन्होंने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया एंड उसके बाद उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका आया है R डैश। तो हमसे पूछा गया है R बाय R डैश की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो देखो, लेट सपोज सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वायर है, ठीक है। पहले इसका रेजिस्टेंस कितना था, R। अब क्या किया है, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल पार्ट्स, दैट इज 5 पार्ट्स। तो लेट सपोज ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट हो गया। तो अब टोटल रेजिस्टेंस अगर R था तो ये फर्स्ट पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, अभी R बाय 5 हो गया। इसका भी R बाय 5 हो जाएगा, इसका भी R बाय 5, R बाय 5, R बाय 5, राइट। तो ये सारे पार्ट्स का, अब इक्वल पार्ट्स का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, R बाय 5। अब हमसे बोला गया है कि इनको क्या कर दिया है, उसने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। ये लो फर्स्ट पार्ट, ये हमने अगर सेकंड पार्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, इस तरीके से इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। जब ये पैरेलल में कनेक्ट किया तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया है, मतलब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते थे अभी तक, RP से। तो वो क्या आया है, R डैश। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश आया। और हमें पता है RP पता करने का फॉर्मूला, दैट इज 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम पैरेलल अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो बस यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो अब क्या करेंगे हम, 1/R डैश क्या हो जाएगा हमारा, 1/R1। R1 क्या है, देखो R1 की वैल्यू क्या है, R बाय 5। वैसे ही R2 देखोगे तो R2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, R बाय 5। R3 की वैल्यू भी R बाय 5, R4 की वैल्यू भी R बाय 5 एंड फिफ्थ की वैल्यू भी R बाय 5। तो बस पुट कर देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे R बाय 5 प्लस 1/R बाय 5 प्लस 1/R बाय 5 प्लस 1/R बाय 5। ऐसा कितनी बार तक लिखना है मुझे, 5 बार तक लिखना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/R डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/R हो जाएगा, राइट। तो ये फिर से अपन को 5 बार ऐसे 5/R लिख सकते हैं हम, 5/R 5/R। आई होप इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है। सिंपली मैथ से कि डिनोमिनेटर में था तो वो न्यूमेरिकल टर्म में चला गया है। तो अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो 1/R डैश क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो 5 प्लस 5 ये हो गया 10, ये 5 प्लस 5 ये हो गया 10 और बचा ये हमारा 5, तो ये हो गया 5 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा R। तो ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 25/R। तो मतलब क्या मिला हमें, 1/R डैश इज इक्वल्स टू 25/R। पर हमें पता क्या करना है, R बाय R डैश। तो ये R को इधर लेके जाओ, तो R बाय R डैश कितना आ गया, 25। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर D दिया है 25। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। इलेक्ट्रिकल पावर
इन सर्किट। तो इसके लिए भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो इसके लिए हमें पावर के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो जब हमने पावर का लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। तो उस हिसाब से पावर के हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला है, दैट इज P इज इक्वल टू वी आई, ये एक हमने देखा था। इसके अलावा अगर मैं I की वैल्यू पुट कर दूँ फ्रॉम ओम्स लॉ तो मुझे क्या मिलेगा, V स्क्वायर बाय आर मिलेगा। वही फ्रॉम ओम्स लॉ में V की वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, I स्क्वायर आर, राइट। तो ये सारे फॉर्मूला मेरे पास है। जब मैंने पावर की टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तो मैंने ये सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे। तो उस पर से अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ तो मेरा ए ऑप्शन बोल रहा है कि आई स्क्वायर आर है, बी ऑप्शन में बोला जा रहा है आई आर स्क्वायर है, सी ऑप्शन बोला जा रहा है वी आई और डी ऑप्शन में है वी स्क्वायर बाय आर। तो देखो फर्स्ट यस ये फॉर्मूला है, सी ऑप्शन देखोगे तो ये भी पावर का फॉर्मूला है, डी ऑप्शन भी पावर का फॉर्मूला है। सिर्फ ये जो बी ऑप्शन है ये पावर से रिलेट नहीं करता है क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है पावर का। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड। देखो यहाँ पे पावर वोल्टेज रेटिंग दी है, रेटेड 220 वोल्ट मतलब वोल्टेज की वैल्यू दी है और 100 वाट मतलब ये पावर दिया है। अब उसने क्या बोला है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन, let me do the correction here for the spelling purpose, operated on 110 volt power consumed will be। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, पावर वोल्टेज रेटिंग दी है। फर्स्ट केस में हमें बोला गया है, लेट सपोज हम गिवन लिख लेते हैं, तो हमारे पास V1 की वैल्यू दैट इज 220 वोल्ट दिया है और P1 की वैल्यू है हमारे पास 100 वाट। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, वोल्टेज चेंज कर दिया, दैट इज V2 कंसिडर कर लेंगे। वोल्टेज अब किस में चेंज हो गया है, 110 में वोल्टेज को उन्होंने चेंज कर दिया है। तो हमें बोला है कि इस वोल्टेज के लिए दैट इज V2 वोल्टेज के लिए हमारी P2 की वैल्यू क्या रहेंगे, दैट इज पावर। तो हमने पहले वोल्टेज को V1 कंसिडर कर लिया है और पहले पावर गिवन पावर को P1 कंसिडर किया है। उसके बाद उन्होंने वोल्टेज को चेंज कर दिया तो हमने उसको क्या कर दिया है, V2 कंसिडर किया और हमें V2 के लिए P2 की वैल्यू पता करनी है। तो देखो अब यहाँ पे भले ही उन्होंने वोल्टेज चेंज किया और वोल्टेज की वजह से पावर चेंज हो रहा है, बट बल्ब तो चेंज नहीं हुआ ना, बल्ब वही रहा है। और अगर बल्ब वही है तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। और मुझे पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला पता है जो V और R से रिलेट करता हो, V स्क्वायर बाय आर। देखो इसमें P पता है, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो इसमें P पता है मुझे, V पता है, R में निकाल सकती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देती हूँ इसको, P1 इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर बाय R। तो इस पर से मैं लिख सकती हूँ R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, V1 स्क्वायर बाय P1, राइट। तो वैल्यूज पुट कर दो, V1 क्या है हमारा 220 मल्टीप्लाइड बाय 220, राइट। और P1 क्या है हमारा 100। तो देखो अगर यहाँ से 0 कट हो रहा है, बचा क्या आपका, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 22 मल्टीप्लाइड बाय 22 ओम्स। आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, आपका आ जाएगा 484 आई गेस ओम्स। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 0, 2 ज़ा 4 एंड 2, यस हियर विल बी 484। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है हमारी 484। अब सेकेंड केस के लिए भी रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 484 ही रहेगी। तो मुझे सेकेंड केस के लिए रेजिस्टेंस पता है, सेकेंड केस के लिए देखो रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो P2 मेरा आसानी से निकल जाएगा। तो P2 पता करते हैं हम, P2 क्या हो जाएगा मेरा, P2 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन R। तो V2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 110 मल्टीप्लाइड बाय 110। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू वैसे मेरे पास 484 आई है, बट मैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 22 मल्टीप्लाइड बाय 22 डालूंगी। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी 22 मल्टीप्लाइड बाय 22। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने 22 क्यों डाली है, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे 11 दिख रहा है, तो ये 10 यहाँ पे 2 आ गया, इसको भी 10 से कैंसिल आउट कर दूंगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 के टेबल में भी 10 आता है, तो ये हो गया 5, ये भी हो गया
5 अपना, तो बचा क्या मेरे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है 25 वैट। तो अगर आप इसके लिए ऑप्शन चेक करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, दैट इज 25 वैट। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट इज द फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें, टू कंडक्टिंग वायर्स, दो कंडक्टिंग वायर्स है, टू कंडक्टिंग वायर्स of same material and of equal length and diameter, मतलब उसका लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, are first connected in series, और उसके बाद किस में कनेक्ट कर दिया उन्होंने, एंड देन पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो वायर्स है जिसको उन्होंने कंडक्टिंग वायर्स, तो उसको उन्होंने, उसका क्या है मटेरियल, लेंथ, डायमीटर सब सेम है, तो उसको उन्होंने पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद उन्होंने उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। और क्या बोला गया हमें, एक और चीज़ दी गई है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम, मतलब जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसके बाद हमसे पूछा गया है कि रेशो पता करो हीट का, जब वो सीरीज में कनेक्टेड है टू जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने HS और HP कंसिडर किया है, हीट जनरेटेड और हीट ड्यूरिंग द सीरीज कनेक्शन एंड हीट ड्यूरिंग द पैरेलल कनेक्शन। देखो क्या कंसिडर किया, लेट सपोज ये सीरीज का कॉलम है और ये क्या है पैरेलल। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि पहले वो सीरीज में कनेक्ट होता है और पैरेलल में। तो अगर सीरीज और पैरेलल से हमें क्या याद आता है, रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इस तरीके से हम निकालते हैं। वही पैरेलल में हमने क्या पढ़ा था, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 पढ़ा था। और यहाँ पे सीरीज कनेक्शन के लिए मैंने हीट को HS कंसिडर किया है और पैरेलल कनेक्शन के लिए मैंने हीट को HP कंसिडर किया है। अब वो बोल रहे हैं कि जो टोटल पोटेंशियल है वो इन दोनों के अक्रॉस सेम ही, लेट सपोज कि 20 वोल्ट है, तो दोनों के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल 20 वोल्ट ही है। जबकि देखा जाए तो हमने पढ़ा था कि सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज क्या होता है वेरी होता है, राइट, ये हमने पढ़ा था। और वही पैरेलल में क्या होता है, करंट वेरी होता है और हमारा वोल्टेज क्या रहता है सेम रहता है। तो ये तब की बात है जब अक्रॉस R1 R2 मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम काउंट करते हैं। इन टोटल अगर वोल्टेज की बात करें तो दोनों में टोटल वोल्टेज सेम अप्लाई किया गया है, ये इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो बढ़ते हैं आगे, हमें क्या पता करना है, HS/HP दैट इज हीट, ये रेशो हमें पता करना है। अब मुझे पावर की तो अलग अलग फॉर्मूला पता है, दैट इज V²/R, I²R एंड हियर VI, ये सब मुझे अलग अलग पावर के फॉर्मूलाज पता है, बट मुझे हीट के तो इतने फॉर्मूलाज पता नहीं है। तो देखो हीट का सिंपल है, पावर के सारे फॉर्मूला को मल्टीप्लाइड बाय T कर दो तो आपको हीट के फॉर्मूला मिलेंगे। जैसे यहाँ पे V²/R है, ये V²/R मल्टीप्लाइड बाय T, ये हो गया हीट का फॉर्मूला। एक और देखते हैं I²R मल्टीप्लाइड बाय T, ये भी हो गया हीट का फॉर्मूला। VI है मल्टीप्लाइड बाय T कर दो, ये भी हो गया हीट का फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूलाज कौन सा हो गया हमारे पास, हीट के हो गए। तो अब देखो मुझे सबसे अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कैसे सिलेक्शन करना है हमें फॉर्मूलाज का, ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ये फर्स्ट वाला V²/R T। क्यों, क्योंकि वोल्टेज सेम है, ये उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। रेजिस्टेंस मुझे पता है कि सीरीज में जब रहता है मुझे सिंपली ऐड करना है, पैरेलल में रहता है तो 1/, लेके ऐड करना है, और T भी सेम है तो मैं ये फॉर्मूला लूँगी। तो सीरीज के लिए HS क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, क्योंकि वोल्टेज सेम है इसीलिए वोल्टेज को वैसे ही रखेंगे, टाइम भी सेम है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है RS है, और HP क्या है मेरा यहाँ पे V²T/RP, राइट, ऐसा है। तो अगर मैं यहाँ पे HS/HP लूँ तो क्या हो जाएगा मेरा V²/T/RS
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय टी अपॉन आर पी। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड करूँ तो वी स्क्वायर बाय टी अपॉन आर एस मल्टीप्लाइड बाय आर पी अपॉन वी स्क्वायर बाय टी आ जाएगा। अब देखो वी स्क्वायर बाय टी ये कैंसिल आउट होगा, पर क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसीलिए कट करेंगे। अगर आपको कोई कॉन्फिडेंस ना हो या क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि ये दोनों चीज़ें सेम है, टू क्वांटिटीज इक्वल है, ये जब तक आपको पता ना हो, आपको कंफर्म ना हो, आप कट नहीं कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हमारे क्या बचा, एच एस अपॉन एच पी का रेशो क्या आया हमारे पास, आर पी अपॉन आर एस। बट अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ तो ऑप्शन में मुझे कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिल रहे हैं, 1:2 और 2:1, देन 1:4 एंड 4:1। मतलब ये जो हमारा आंसर आया है उन्हें इस टर्म में नहीं चाहिए है। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचा है, अब मेरे पास सिर्फ ऑप्शन ये है कि मैं आरपी और आरएस की वैल्यूज पुट कर दूं, इसीलिए मैं आरपी और आरएस की वैल्यू पुट करूंगी। मैंने ऑप्शन चेक किया, उस पर से मुझे पता चला। तो ये आरपी की वैल्यू क्या हो जाएंगे, देखो अगर मैं आरपी कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये पैरेलल है, राइट, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल में कैसा होता है, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस R2 होता है। पर यहाँ पे मैं दोनों को RR ही लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है सारी चीज़ें सेम है। जब उनका लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा ना। कैसे, जब मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, थिकनेस ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो लेंथ हमें बता दी है कि सेम है करके, देन उसके बाद डायमीटर सेम है, मतलब ही एरिया सेम है, और दोनों मटेरियल का नेचर भी सेम है क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, RR ही लिखेंगे, दोनों का रेजिस्टेंस सेम आएगा। और वही यहाँ पे, अच्छा इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आरपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस बाय आर, और अगर आरपी की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी मेरी, R/2। इसको इन्वर्स करना पड़ेगा ना, तो ये होगी मेरी आरपी की वैल्यू। वही अगर मैं RS निकालना चाहूँ तो RS क्या आ जाएगा, सिंपली मेरा R प्लस R। तो RS की वैल्यू क्या आ गई मेरी, ट्वाइस R। तो बस पुट कर दो, यहाँ पे क्या था, आरपी था, यहाँ पे था RS, तो वैल्यूज पुट करो। ये हो गया HS, दैट इज हीट ड्यूरिंग सीरीज एंड हीट इन पैरेलल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RP, दैट इज R/2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RS, दैट इज ट्वाइस R। तो ये हो गया हमारा ट्वाइस R। तो HS अपॉन HP को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, R/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2R। कुछ इसी तरीके से है ये। तो देखो यहाँ पे RR कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कैसे सेम है वो। तो ये HS अपॉन HP क्या हो गया, ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 क्या हुआ, 1/4। मतलब रेशो क्या है, 1:4। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन सी दिया है 1:4। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डी ऑप्शन देखो 4:1 है, हमें क्या बोला था, HS अपॉन HP निकालो, तो HS अपॉन HP का रेशो क्या आ रहा है, 1:4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, देखो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है हाउ इज वोल्ट मीटर connected in the circuit to measure potential difference between two points। मतलब कोई भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हमें वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करना चाहिए। तो ये डिफरेंस भी हमने देखा था, एम मीटर और वोल्ट मीटर का हमने देखा था। एम मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होना चाहिए, सीरीज में, राइट, सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए एम मीटर हमेशा। और वही वोल्ट मीटर के लिए हमने क्या देखा था, पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पे लिख दो आप, वोल्ट मीटर must be connected in parallel across two points through which potential difference has to be measured,
मेजर। ये हुआ कंप्लीट आंसर उसका। ओके, तो आप ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर भी डालते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप इतना लाइन सेंटेंस आप कॉपी कर सकते हो आपके आंसर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 6 क्वेश्चन। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर, डी की वैल्यू दी है हमें, दैट इज 0.5 मिलीमीटर दी है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मिलीमीटर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। एंड रेजिस्टिविटी मतलब रो की वैल्यू दी है, वो कितनी दी है आपको 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ ओम मीटर, क्योंकि ओम मीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है। सो व्हाट विल बी लेंथ ऑफ दिस मटेरियल ऑफ दिस वायर to make its resistance 10 ओम। ओके, तो हमें देखो क्या बोला गया है कि डायमीटर दिया दैट इज 0.5 मिलीमीटर, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। उसके बाद हमें दी गई है रेजिस्टिविटी और हमसे रेजिस्टेंस भी दिया है। देखो रेजिस्टिविटी के साथ साथ रेजिस्टेंस भी दिया है, उसकी वैल्यू क्या दी है आपको 10 ओम दी है, राइट। तो हमसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ द वायर कितना रहेगा, मतलब हमें क्या पता करना है, वायर की लेंथ पता करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर वो डायमीटर को डबल कर देंगे, इफ डायमीटर इज डबल, तो रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा, मतलब हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो फर्स्ट केस की बात करते हैं। अगर फर्स्ट केस, हम इसको फर्स्ट केस एंड सेकंड केस की तरह ट्रीट करें, तो पहले हम फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। रेजिस्टिविटी दी है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ ओम मीटर दिया है और आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है। तो रेडियस अगर निकालना है तो डायमीटर क्या रहता है 2। क्यों रेडियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एरिया में रेडियस होता है। देखो एरिया आप निकालते हो ना पाई आर स्क्वायर, तो इसमें आर के बदले में क्या डाल सकती हूँ, पाई d/2 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ये डायमीटर कितना दिया आपको 0.5, इसको फिलहाल डायमीटर के टर्म्स में लिखो आप। तो d इज आपको दिया 0.5 मिलीमीटर, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 0. क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर। यहाँ मैं इसको और ऐसा भी लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मीटर, राइट। ये पॉइंट कहाँ चला गया मेरा, इसके साथ मैंने ऐड कर दिया, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। इसी के साथ साथ मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है दैट इज 10 ओम। तो अब मुझे फॉर्मूला बताया रेजिस्टेंस के लिए, रो क्या है फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस के लिए, रो L/A। तो देखो रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टिविटी पता है, एरिया पता है, लेंथ पता कर लो। तो चलो फॉर्मूला में पुट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारी 10, रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻, क्या दिया है -8, लेंथ पता नहीं इसलिए L, और इसके साथ साथ हमें नीचे एरिया डालना है। तो एरिया क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, आर स्क्वायर के बदले d/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू क्या थी मेरी 5, राइट। 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर अगर मैं कर दूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 4। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे आएगा, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, और यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 10⁻⁸ बचा के आपके पास नीचे 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 4। तो देखो आप यहाँ से कट कर सकते हो, ये कट हो गया। तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी L इज इक्वल्स टू, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे बचा के मेरे पास यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी लेंथ कितनी आएगी 122.7 मीटर। तो ये आपकी लेंथ आ रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन है, वो आप कर सकते हो। तो लेंथ ऑफ द वायर कितनी आई हमारी 122.7 मीटर। तो ये तो हो गई केस 1। अब हमें केस 2 पता करना है, जब वो बोल रहे हैं कि मेरा डायमीटर, मतलब मैं D2 कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि ये हमारी केस 2 है। तो ये डायमीटर मेरा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है।
किसके डबल होगा? ऑब्वियसली ओरिजिनल जो प्रीवियस डायमीटर था उसके। तो हमारा प्रीवियस डायमीटर कितना था? 0.5 मिलीमीटर था। तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया? 1 मिलीमीटर बन गया। मतलब ही मैं क्या लिख सकती हूँ? 10⁻³ मीटर। तो अब मेरे d की वैल्यू क्या है? 10⁻³ मीटर है, राइट। तो अब मुझे क्या पता करना है? रेजिस्टेंस पता करना है। तो फिर से रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? ρL/A। और रेजिस्टेंस पता करेंगे कैसे? रेजिस्टिविटी की वैल्यू डालते हो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸। लेंथ की वैल्यू आई है 122.7 और एरिया क्या आता है? πr²। तो एरिया देखो यहाँ पे अलग से दिखा देती हूँ। एरिया इज इक्वल टू πr²। तो यहाँ पे एरिया को r के रिप्लेसमेंट में हम d/2 भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पे? अगेन इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 4। तो बस ये वैल्यूज यहाँ पे डाल दो। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 4। अब देखो आप यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 लिखोगे, वो आगे चल के क्या आएगा? यहीं पे आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 ना लिखते हुए ऊपर ही लिख दो मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2.5 ओम्स। तो रेजिस्टेंस जब आपका डायमीटर डबल हो रहा है तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 2.5 ओम्स। यहाँ पे भी आपका सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन है, आपको मैथ्स के कैलकुलेशन करके ये आंसर मिल जाएगा। ओके, सो फिजिक्स के कंसेप्ट आपको क्लियर है। आई जस्ट होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया द वैल्यूज ऑफ करंट I, वैल्यू ऑफ I flowing in a given resistor for corresponding values of potential difference V across resistor are given below. Across resistors are given below. क्या दिया है हमें टेबल में? देखो पहले I की वैल्यू दी है, दैट इज 0.5, 1, देन 2, देन 3 और फिर 4। इस तरीके से हमें करंट की वैल्यूज दी है। और इसके लिए वोल्टेज की क्या वैल्यू दी है आपको? V इज इक्वल टू क्या दिया है? 1.6, यहाँ पे 3.4 दिया है, यहाँ पे 6.7 दिया है, यहाँ पे 10.2 और यहाँ पे 13.2। और हमसे बोला गया है, क्या गया है? प्लॉट ग्राफ। कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है हमें? V एंड I के बीच में, राइट। एंड क्या बोला गया है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, कैलकुलेट R। तो देखो अब यहाँ पे एक आपको चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो VI ग्राफ रहता है उसकी लाइन का स्लोप हमेशा किसके इक्वल रहेगा? आपके रेजिस्टर के इक्वल, रेजिस्टेंस। ओके, तो एक्चुअल में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है। मतलब क्या? हमें पहले ग्राफ प्लॉट करना है V वर्सेस I का, और जो भी हमें ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ का हम स्लोप पता करेंगे, और वो स्लोप की वैल्यू मतलब ही क्या हो जाएगी? आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो स्लोप कैसे पता करते हैं हम? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो चलो पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे रखते हैं y एक्सिस पे करंट को और x एक्सिस पे वोल्टेज को। तो देखो वैल्यूज देखते हैं हम। यहाँ पे 0 हो जाएगा ओरिजिन, यहाँ पे ले लेते हैं 2 का स्केल, तो ये 2, 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। थोड़ा सा ग्राफ को और एक्सटेंड कर देते हैं। ये आपकी लाइन। ओके, अब पेंसिल पेन पेपर में ड्रॉ करोगे तो और प्रॉपर आपका ग्राफ आएगा। यहाँ पे आप कंसीडर कर लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14। यहाँ पे हम स्केल रखते हैं 1 की, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके, तो बस अभी क्या करना है? हमें जो वैल्यूज़ दी गई है उसको प्लॉट करना है। तो देखो ग्राफ में I की वैल्यू क्या है? 0.5 और उसके लिए क्या है वैल्यू? 1.6 वोल्टेज की।
तो आई की 0.5 वैल्यू के लिए, मतलब आई कहाँ पे है, वाई एक्सिस के लिए, तो यहाँ पे 0 ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, 0.5 समथिंग ईयर आ जाएगा। 0.5 के लिए वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 1.6, तो 1.6 कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ओके, ऐसे ही आपको सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो सेकेंडली आई की 1 वैल्यू के लिए है 3.4। तो जब आप ग्राफ कॉपी में ड्रॉ करोगे आपको प्रॉपर पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, बट आई नो यू विल एडजस्ट। सो अब करंट की वैल्यू दी है 2 एंड यहाँ पे 6.7, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर करंट की 3 वैल्यू दी है और यहाँ पे 10.2 दिया है, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। करंट की 4 वैल्यू के लिए 13.2 दिया है, तो कुछ यहाँ पे ऊपर ले लो, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब ये सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहाँ पे भले ही आपको एक स्ट्रेट लाइन ना दिखे, बट जब आप कॉपी में ड्रॉ करोगे ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो अब क्या करना है, हमें स्लोप पता करना है, तो कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर कर लो। मैं यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर लियो 3.4 और इसके साथ जो 1 दिया है वो वाला पॉइंट, और दूसरा लेट सपोज ये ए पॉइंट है, और बी पॉइंट कहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ मैं, 10.2,3। तो अब देखो यहाँ पे लेट सपोज ये क्या है, मेरा x1 y1 है, और ये क्या है, x2 y2। बट x एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज है, मतलब यहाँ पे मेरा x क्या है, v है वोल्टेज, x क्या दिखा रहा है, वोल्टेज, और y क्या है, मेरा करंट है, राइट। तो यहाँ पे x1 मतलब क्या हो जाएगा मेरा v1, x2 मतलब क्या हो जाएगा v2, y1 मतलब मेरा हो जाएगा i1, y2 मतलब मेरा हो जाएगा i2। तो क्या मैं इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकती हूँ, दैट इज i2 माइनस i1 अपॉन v2 माइनस v1, कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो अब देखो, पर ओम्स लॉ से मुझे क्या पता है, ओम्स लॉ अगर मैं देखती हूँ ओम्स लॉ का, तो क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर आर के टर्म्स में मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरा आता है v बाय आई, राइट। मतलब r की वैल्यू मेरी v बाय आई आती है, और मैंने बोला कि स्लोप मतलब ही क्या है, r है। बट स्लोप कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, i2 माइनस i1 अपॉन v2 माइनस v1, राइट। ये क्या आ रहा है मेरा, i2 माइनस i1 अपॉन v2 माइनस v1। बट मुझे r क्या पता है कि वोल्टेज बाय करंट होता है, और यहाँ पे करंट बाय वोल्टेज मिल रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे r ना कंसिडर करते हुए क्या कंसिडर करूँगी, 1 अपॉन r। ओके, सो 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू, वैल्यूज को पुट कर दो, क्या आ जाएंगे आपकी वैल्यूज, 3 माइनस 1, और यहाँ पे 10.2 माइनस 3.4। इसको आप सोल्व करोगे तो 2.68 आ जाएगा। दैट मीन्स मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, 2/68/10 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाय 68। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 34 लाइक दिस। सो आपका आंसर क्या जाएगा, ये 1 अपॉन r इज इक्वल टू क्या है मेरा, 10/34 आया। तो r की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 34/10। तो r की वैल्यू और क्या आ जाएगी मेरी, 3.4 ओम्स, राइट। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना था और उसके साथ रेजिस्टर की वैल्यू पता करनी थी। तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई, 3.4 ओम्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, बाकी बचे हुए रेस्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। जो लास्ट था वही 7 था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, व्हेन 12 वोल्ट बैटरी is connected, when 12 volt battery is connected across, मतलब इससे क्या पता चल रहा है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट दी गई है। एंड अननोन resistor, there is a current of 2.5 मिली एम्पियर। देखो फिर से मिली एम्पियर में दिया, मतलब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर में। इन द सर्किट फाइंड वैल्यू
ऑफ रजिस्टर। सो हमें क्या करना है, रजिस्टर की वैल्यू पता करनी है। हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो गिवन में हमें क्या क्या है, वोल्टेज दिया है दैट इज V इज इक्वल टू 12 वोल्ट दिया है। अगेन ध्यान रखो ये कैपिटल V है, कैपिटल V वोल्टेज दिखाता है, स्मॉल v वोल्ट दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होने देना है। देन अपने पास I की वैल्यू दैट इज 2.5 मिली एम्पियर। तो इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एम्पियर, दैट मीन्स 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ एम्पियर। ये पॉइंट को मैंने इसके साथ जोड़ दिया। ओके, तो ये आ गई मेरी I की वैल्यू। और पता क्या करना है मुझे, R की वैल्यू पता करनी है। तो सिंपल सा है, मुझे ओम्स लॉ से इसकी R की वैल्यू पता चल जाएगी। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएंगी मेरी, V बाय I। V की वैल्यू क्या दी है हमें, 12 वोल्ट दिया है। I की वैल्यू क्या आई मेरी, 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ आया। तो R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12/25। ये अगर ऊपर लेके जाओगे तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 ओम्स। तो बस इसको सॉल्व कर दो। ये कैसे सॉल्व करेंगे हम, कौन से टेबल में आ रहा है ये, 12/25। ओके, सो ये कोई टेबल में नहीं आता, तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 12/25 आपका आ जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 4.8। जब आप कैलकुलेट करोगे इसको, आपकी वैल्यू आ जाएंगी 4.8। कैसे किया मैंने ये, यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर दो, क्योंकि ये वैसे देखो ऊपर का छोटा था, न्यूमरेटर क्या था, 12 था। तो इसीलिए हम क्या कर लेंगे, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको हम 3 लिख लेंगे, 10⁻³ अब देखो, अब ये 5 के टेबल में आ जाता है ना, ये 5 5 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे 4। तो अब आप इसे 5 से कट कर दो। देखो 5 से अगर कट करोगे, ये 24, ये 5, 24 बचा, पॉइंट ले लो, 40, 8 5 40। तो ऐसे 4.8 आ गया। और बचा क्या है हमारा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ओम्स। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻³ को क्या लिख सकती हूँ मैं, R इज इक्वल्स टू 4.8 किलो ओम्स भी लिख सकती हूँ, राइट। देखो आपने आंसर अगर यहाँ तक निकाला तो भी सही है, यहाँ तक निकालोगे तो मोर देन बेटर रहेगा, क्योंकि इसके बाद इसे और सॉल्व नहीं किया जा सकता। बट इसका ये मतलब नहीं, अगर आप यहाँ तक आंसर निकालोगे तो भी सही होता है। ओके, सो ये हुई हमारी रजिस्टर की वैल्यू। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, एंड आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।